साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम हल करेंगे जून 2012 और दिसंबर 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम 50-50 यानी कि कुल 100 प्रश्न आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 2011 तक केवल दो प्रश्न होते थे, दो प्रश्न पत्र आते थे, एक सब्जेक्ट का और एक जो सामान्य सभी के लिए एक कॉमन पेपर होता था। लेकिन 2012 में चेंजेस हुए, 3 पेपर होने लग गए। इस प्रकार एक सब्जेक्ट का, दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, दोनों विषय के होते थे। तो 2012 के सेकंड पेपर जून दिसंबर के हम कल के प्रश्न पत्र में सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इसका तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत 75 प्रश्न आते थे, सॉल्व करेंगे। 75 में से 50 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्थापना और तर्क के प्रश्न की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्रमबद्ध वाले जो प्रश्न हैं आपके, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हाँ, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा कि बहुत सारे प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं, अर्थात जिन प्रश्नों की व्याख्या मैं पूर्व के प्रश्न पत्रों में कर चुकी हूँ उनकी यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो नए प्रश्न हैं, पहली बार पूछे जा रहे हैं, उनके विषय में मैं आपको विस्तार से बताती हुई चलूँगी। जिन लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र अभी नहीं देखे हैं, तो ये शायद हमारा 9वां या 10वें नंबर का प्रश्न पत्र है। पूर्व के प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, हिंदी के पुराने पेपर नेट परीक्षा के नाम से, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के साथ ही ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे नेट परीक्षा, चाहे पीजीटी, टीजीटी, यह प्रश्न आपके लिए समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो हम सभी जानते हैं ब्रज भाषा का विकास हुआ है शौरसेनी से, इसको पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अबहट्ट है। सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंतिम चरण में और हिंदी के शुरुआती चरण में जो भाषा, एक जो बीच का इसका संधि काल है, जो समय है, उसको नाम देते हैं अबहट्ट भाषा के नाम देते हैं। उस समय जो भाषा बोली जाती थी, और इसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया है और शुक्ल जी ने उसे अबहट्ट नाम दिया है। तीसरे नंबर का प्रश्न देते हैं, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे। मगहई किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार की है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास होता है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत जी 10वीं शताब्दी के कवि थे। पूर्व का वीडियो था, उसमें कवि को उनकी शताब्दी के साथ सुमेलित करने वाला था, वहाँ पे हमने किया था इसको हल। और अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो अभी जो क्रमबद्ध वाले प्रश्न हम देखेंगे उसके अंतर्गत भी मैं आपको इसे करवा दूंगी, तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो यदि अभी तक आपको ये याद नहीं है तो। आगे देखते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा। ये सारे प्रश्न लगभग रिपीट हुए हैं हमारे। अब देखते हैं, काव्य की रीति सीखी सुकविन सौ, देखी सुनी बहुलोक की बातें। तो ये कथन है भिखारी दास का। भिखारी दास जी का एक और प्रसिद्ध कथन है, यदि आपको याद हो तो, आगे के कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। अब देखिए, भिखारी दास से संबंधित थोड़ा सा, आप इनका एक ग्रंथ है काव्य निर्णय। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आगे काव्य लगा हुआ है लेकिन याद नहीं रहते। तो इसको देखिए, जैसे कि चिंतामणि है रीतिकाल के आचार्य कवि, उनका है कवि कल्पतरु, है ना, ये भी रीतिकाल के आचार्य हैं, इनका है काव्य निर्णय। केशव दास के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। अब इनको कैसे याद किया जाए? तो देखिए, भिखारी दास, ये इनका नाम में भिखारी है, वैसे तो काफ़ी अच्छे। तो भिखारी दास, जैसे भिखारी का जो शब्द सुनते ही एक छवि हमारे मन में आती है। कैसी छवि? जो जिंदगी में मांग करके अपना गुजर बसर करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें समाज में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। लेकिन साहित्य के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत भिखारी दास जी को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आचार्य थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी कि वो आचार्य बन गए। और क्या हुआ? उन्होंने एक लक्षण ग्रंथ लिखा अपना, जो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्य निर्णय के नाम से प्रसिद्ध है। यानी पहली बार किसी भिखारी ने निर्णय लिया, और निर्णय किससे संबंधित लिया? काव्य से संबंधित, तो काव्य निर्णय हो गया।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत सारी रचनाएं अगर याद नहीं होती हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा छोटी छोटी बातों से उन्हें जोड़ लीजिए तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में कम समय में, सबसे बड़ी बात अब जो नेट परीक्षा ऑनलाइन होने लगी है, उस लिमिटेड समय में 150 प्रश्नों को हल करना भी अपने आप में एक काफ़ी मुश्किल काम है। विशेषतः जैसे पिछली बार 2 पैराग्राफ दे दिए गए और दोनों ही पैराग्राफों की जो भाषा थी, दोनों ही गद्यांशों की जो भाषा थी, क्लिष्ट भाषा थी, आप उसे सरल भाषा नहीं कह सकते। उन गद्यांशों को पढ़ने के लिए भी एक अतिरिक्त समय चाहिए था, यानी कि कम से कम 2 बार आप ध्यानपूर्वक पूरे गद्यांश को पढ़ रहे थे, तब जाके उसका प्रश्न का उत्तर दिमाग में आ सकता है। इस तरीके का गद्यांश आए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अधिक से अधिक पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए और अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जल्दी पढ़ने और जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कम से कम आधे प्रश्न ऐसे जरूर होने चाहिए जिन्हें आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़े। फटाफट प्रश्न पढ़ा और उत्तर दिमाग में क्लिक होना चाहिए। कम से कम जो प्रश्न हम बार बार दोहरा रहे हैं उसमें अब आपको ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं है। निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही ये शुरू होता है, नेट की जब तारीख आ जाती है, तो फिर मैं आपके टेस्ट पेपर वगैरह भी लेंगे, कुछ प्रश्न पत्र भी मैं आपको दूंगी, यानी कि आपके एक तरीके से एग्ज़ाम टाइप का कुछ प्रश्न दूंगी, तो उसमें भी ऑप्शंस मैं नहीं दूंगी, सिर्फ 1 लाइन लिखूंगी और उसको आपको फटाफट से आंसर्स करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे नहीं तन की सार। तो ये कहा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी जो है निर्गुण मार्गी कवि हैं और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक विसंगतियों पर जमकर चोट की है, करारा प्रहार किया अपनी वाणी के माध्यम से। तो जो भक्त कवि पढ़ते थे कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के कोशिश करते थे, तो उस समय कबीरदास जी ने कहा कि हरि रस पिया जानिए, यानी कि जरूर साबित करने कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त कवि हूँ, बल्कि वो तो देख के ही पता चल जाता है। कैसा कि हरि रस पिया जानिए, उसको जानिए जो ब्रह्म आनंद की बात हम करते हैं ना, उसको ही हरि रस इन्होंने कहा है। यहाँ हरि से तात्पर्य भगवान विष्णु से बिल्कुल भी नहीं है, ब्रह्म से है। तो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म आनंद में जब व्यक्ति डूब जाता है तो उसे फिर कुछ भी पता नहीं रहता, वो अपने अंदर ही उस आनंद स्रोत को खोज लेता है और उसी में मग्न रहता है, प्रसन्न रहता है। तो वो कहते हैं जिसका कबहू ना जाए खुमार, उसकी खुमारी, उसका नशा कभी नहीं उतरता, मैमता घूमत फिरे ना ही तन की सार। और ऐसे ही अपने आप में मग्न होकर वो घूमता फिरे इधर उधर और अपने तन की भी सार नहीं रहे। यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसने हरि रस पिया है ना। वैसे ऐसी स्थिति प्रेम रस पीने पे भी हो जाती है। यदि आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो तो भी आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है ना, और सब कुछ संभव लगता है। जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब हमारी युवावस्था होती है और यदि किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम है, तब भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान हमें अपने प्रिय व्यक्ति की रहती है और हम सारे दिन उसमें उत्साह में घूमते रहते हैं, उससे मिलन के उत्साह में, कि वो वहाँ मतलब जो भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देव कवि की रचना है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है काव्य निर्णय, अभी हमने बात करा कि काव्य निर्णय तो हो गई भिखारी दास जी की, रसराज है मतिराम की और भाव विलास है देव कवि की। तो भाव विलास देव कवि की रचना है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं, पूर्व के प्रश्न पत्र में देख चुके हैं, यह इनका एक लक्षण ग्रंथ है। और साहित्य लहरी में ही दृष्टकूट के पद संकलित हैं, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, हम सभी जानते हैं इसको। तो सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। सखी के साथ सखी स्वामी हरिदास। सखी के स्वामी कौन हैं? हरिदास जी सखी के स्वामी हैं। हित हरिवंश और स्वामी हरिदास, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सखी संप्रदाय के स्वामी हैं सखी के स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। अपने बाह में, अपने हाथ में, कंधे में जो दर्द हुआ था उसके निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी और यही उनकी अंतिम रचना है। मृगावती किसकी रचना है? मैं नहीं बताऊंगी, आप सब इसका उत्तर जानते हैं। काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ सुजति विरति विवेक। तो रामचरितमानस से है, इसका पाठ होता है तो आपने सुनी होगी इस पंक्ति को। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो देव कवि की रचना पंक्तियां हैं और अभी 2019 वाला जो पेपर हुआ है लेटेस्ट, उसमें यह पूछी हुई हैं। आप ऐसा ना सोचें कितने पुराने प्रश्न पत्रों से प्रश्न नहीं आएंगे,
बल्कि इतने ज़्यादा प्रश्न रिपीट होंगे कि आप यदि ध्यानपूर्वक करते हैं, ध्यानपूर्वक से मेरा तात्पर्य है कि आपको याद रहे कि हाँ ये प्रश्न हमने पढ़ा और इसका उत्तर ये था, ठीक है। अगर ये याद रहता है तो प्रश्न पत्र में बैठ के आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आकर ही रहेगी, आनी ही आनी है आपको, अगर पुराने प्रश्न पत्र आप करके जा रहे हैं तो। मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रसराज मतीराम का है, ललित ललाम मतीराम का है, छंदसार मतीराम का है, रस विलास नहीं है। भाव विलास, रस विलास, इस तरीके के जो ग्रंथ हैं ये देव कवि के हैं, ठीक है। देवता ही तो करते हैं ना विलास। इंद्र की सभा में आपने देखा है ना, देवता क्या करते रहते हैं, बैठ के विलास ही करते रहते हैं, कभी रस विलास करते हैं, कभी भावों का विलास करते हैं। विलास किसका काम है? देवताओं का, देव कवि का। कितना आसान है। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। पद्माकर की पंक्तियां याद है ना, नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। आगे देखते हैं, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे देखते हैं, ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। मन मुकुर, मन रूपी दर्पण में, ज्यों ज्यों हमसे दूर होते हो, ज्यों ज्यों मन का ये जो दर्पण है ना, इसमें त्यों त्यों अंदर आते, प्रवेश करते जाते हो। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं, इन्होंने भी भ्रमर गीत लिखा है आधुनिक काल के अंतर्गत। अब देखिए, एक ऐसा ही दुआ है ना, अनबूढ़े बूढ़े तरह ज्यों बूढ़े सब अंग, इस तरीके का है ना बिहारी जी का, तो बस वैसा ही कुछ ऐसा है, वैसा ही है ये भी लगभग। आगे देखते हैं, किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? अब इसे आप कैसे लिखोगे? अब ये तो बहुत गलत प्रश्न है ना, कि आप बैठ के क्या हम सारे वो याद करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? नहीं, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं कौन? सदल मिश्र। और यह सदल मिश्र, लल्लू लाल, प्रेम जी, ये कुछ उस दौर के प्रथम, इनको वो कहिए आप, हिंदी के प्राध्यापक थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद वहाँ पर जॉन गिलक्राइस्ट के साथ ये वहाँ पर नियुक्त थे, ठीक है। और इनको 18 या 19 नंबर का वीडियो होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य में की जो बुक आपको मैंने पढ़ाई है, वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत पर्याप्त है आपके ज्ञान के विस्तार के लिए। तो वहाँ पर जहाँ आधुनिक काल की शुरुआत है, उससे पहले खड़ी बोली का विकास हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये अच्छे से करवाया था। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप उस किताब को ध्यानपूर्वक कर लेते हैं, 17-18 वीडियोज़ में एक किताब हो जाएगी, 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोज़ होंगे, बहुत पतली सी किताब है ना, लेकिन बिल्कुल वैसी है कि उसके अलावा फिर आपको पंक्तियों के लिए, कथन के लिए ही अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी बहुत कुछ हिंदी साहित्य का आप उससे सही कर ले जाएंगे। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण दास। बार बार इनका यह उपन्यास पूछा जाता है। कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो श्रीनिवास दास का नहीं है, ठीक है। तो महारानी पद्मावती इनका नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और विशेषता देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, 2 नाटक श्रीनिवास दास जी के बार बार पूछे जाते हैं भारतीय हिंदू मंडल के कवियों के अंतर्गत। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, भारतीय हिंदू का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो भारत दुर्दशा उनका प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक है। हमारे कोर्स में भी यह, हमारे सिलेबस में भी यह लगा हुआ है। और इसी से एक प्रश्न पूछा था 2018 में कि नाट्य रासक किस नाटक को कहा जाता है? भारतीय हिंदू के को नाट्य लास्य भी कह सकता है, नाट्य रास भी लिखा हो सकता है, और नाट्य रासक भी लिखा होता है। ये यूपीपीसीटी के में भी पूछा हुआ प्रश्न है। बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े थे? तो ये तो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। अग्नि लीक कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। अंधायुग की तो कथा वस्तु ही महाभारत का युद्ध है,
तो ये भी धर्मवीर भारती की रचना है, सिलेबस में भी है, तो उसी पर आधारित है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण का प्रसंग है, यह भी कृष्ण कथा पर हो गई। भ्रमर दूत तो है ही कृष्ण कथा पर। तो अग्निलेख एकमात्र ऐसी रचना बची जिसको हम कह सकते हैं कि यही होगा सही उत्तर, जो कृष्ण कथा पर आधारित नहीं होगा। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं और सारे निबंध हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्वयं अपने स्तर पर प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट से, तो आपके लिए बहुत सारी विषय सामग्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप अपने स्तर पर उसको चेक करते रहिएगा। आगे देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। धिक धाय तुम यो धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राग के नहीं काम के सूत कहलाए। किस काव्य रचना से है? तो यह निराला की जो रचना है तुलसीदास, वहां से ली हुई पंक्तियां हैं, तो सही उत्तर इसका तुलसीदास होगा। साकेत में तो इस तरीके का प्रसंग है तो सही, जहाँ लक्ष्मण उर्मिला को लगता है कि लक्ष्मण लौट के आ रहे हैं, लेकिन ये साकेत की पंक्तियां नहीं है। साकेत है मैथिली शरणगुप्त की, राम की शक्ति पूजा है निराला की, और संशय की एक रात है नरेश मेहता की। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत अज्ञे जी का है। अज्ञे है ना, कविता शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, तो ये अज्ञे का है। अनंत देवी प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का पात्र है। इन नाटकों को चैनल पे पढ़ेंगे तो ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो नहुष राम नरेश त्रिपाठी जी का नहीं है। मिलन, पथिक, स्वप्न तीनों ही हैं, लेकिन नहुष नहीं है। नहुष मैथिली शरणगुप्त की रचना है, और एक नहुष जो है वो भारतेंदु के पिता गोपाल राय ने भी लिखा था। मुन्नी मोबाइल किसका ग्रंथ उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल आधुनिक काल में प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्र किरण सोने रिक्शा की आत्मकथा है पिंजरे में मैना। अब देखिए ये मुझे ऐसे याद नहीं रहती, लेकिन पिंजरे में मैना और सोने रिक्शा से मैंने लगा रखा है सोन चिड़ैया, है ना। सोन चिड़ैया सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर भी है, तो सोन चिड़ैया, पिंजरे में मैना, मैना, सोन चिड़ैया, ये लगभग एक ही सी है। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। आगे देखते हैं। मंगल का विधान करने वाले केवल दो भाव हैं, तो भाव और मनोविकार निबंध से ली हुई पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सभी ने अब तक रामचंद्र शुक्ल के निबंध पढ़ ही लिए होंगे जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, टी.एस. इलियट का प्रसिद्ध कथन है। अब देखते हैं पंक्ति को। सत्वद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांत सून स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रभात्र भी स्वीकारवद भिन्नत्वेनाय माँ स्वादते रस। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो ये विश्वनाथ की है, क्योंकि विश्वनाथ ने रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा है। ब्रह्म आनंद के समान बताया है, उसके भाई के समान बताया। सहोदर यानी भाई भी होता है और समान भी होता है, तो दोनों ही अर्थ में आप ले सकते हो। कुल मिलाकर ये विश्वनाथ की पंक्तियां हैं। कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक कौन सा नहीं है? शकुंतला की अंगूठी कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, सिलेबस में भी है, तो ये संबंधित है। 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। तो शकुंतला की जो अंगूठी है कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। शकुंतला, और अभी आप जानते ही हो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसी पे आधारित शायद ये नाटक होगा शकुंतला की अंगूठी, क्योंकि उसमें मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है कालिदास का, बीए के सिलेबस में था, तो उसी में ये प्रसंग है शकुंतला की अंगूठी खोने का। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक का भी प्रसंग वो हो सकता है, लेकिन उसमें कालिदास का कहीं लेना देना नहीं है, वो तो शकुंतला और दुष्यंत के जीवन पे आधारित है। आगे ये क्रम वाले प्रश्न हैं, इनको हम नहीं देखते। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा? देखिए ये सारे के सारे आ गए। हाँ जी, ये है, पंक्तियों को सुमेलित करना है। शलभ में शाप में वर हूँ, तो यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज तक नहीं कही, सरोज स्मृति से निराला की है। वियोगी होगा पहला कवि, तो ये पंत जी की हैं पूरी कविता, जहाँ तक मुझे याद है। यह वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा पहला गान। तो दोनों ही पंक्तियाँ पूछी जाती रही हैं, और ये एक ही मतलब क्या बोलेंगे कि कविता की ऊपर नीचे वाली दो लाइन है। तो पंत जी की कविता है। जो बीत गई सो बात गई बच्चन सिंह की हैं, और यूट्यूब पे अमिताभ बच्चन ने कई बार इसकी कविता को गुनगुनाया है। यूट्यूब पे काफ़ी आती रहती है बीत गई सो बात गई।
तो ये हरिवंश राय जी की कविताएं जिन्हें अमिताभ बच्चन जी बार बार दोहराते रहते हैं। मल्लिका पात्र है आषाढ़ का एक दिन का, देवसेना है स्कंदगुप्त का, शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का, और शर्मिष्ठा पात्र है देहांतर का। आगे देखते हैं, रतिनाथ की चाची के रचयिता हैं नागार्जुन, प्रतीक पर्थ कथा के उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारू उपन्यास है रांगे राघव का, और पानी के प्राचीर है रामदर्श मिश्र जी का उपन्यास। आगे देखते हैं, चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्प तरु, मतीराम की रचना है वृत्त कौमुदी, भूषण की है छत्रसाल दशक, और बोधा की है विरह वारिश। बोधा का ग्रंथ विरह वारिश बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार से मतलब बार बार यह पूछे जाने वाला ग्रंथ है। देखते हैं 70 नंबर का, अब इसको हम पूर्व में भी कर चुके हैं, याद होगा आपको। बल्लवाचार्य ने दिया था शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत, निम्बाकाचार्य ने दिया था द्वैताद्वैत का सिद्धांत, रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, मध्वाचार्य जी ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत, और अद्वैतवाद बचा। अब आप जल्दी से बताइए, क्योंकि इसको तो मैं व्याख्या सहित आपको समझा चुकी हूँ ना पिछले प्रश्न पत्र में। तो अद्वैतवाद दिया था शंकराचार्य जी ने, है ना। ये सारे वैष्णव हैं, आलवार संत हैं, और शंकराचार्य जी अलग संत हैं। तो ये अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ रही हूँ, है ना। और मेरी छोटी गुड़िया बार बार आ जाती है, और अभी आके मुझसे डिमांड कर रही थी कि टॉफ़ी दो। वो इतना ही बोल पाती है, अभी इतना ही बोलना सीखी है, तो बस डिमांड करती रहती है। जब देखती है ना कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो अभी सारी डिमांड मेरी पूरी हो जाएंगी, तो उसको याद आ जाता है बिस्किट दो और टॉफ़ी दो, दो चीज़ ही वो सीख पाई है। बिस्किट पूरा नहीं बोल पाती, बिस्किट दो और टॉफ़ी दो, बस ये दो चीज़ सीख पाई है ना। बच्चे भी कितने वो होते हैं ना, सब लोग अपना अपना सब समझते हैं ना, काम की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदायन कृति है मुल्ला दायूद की, मृगावती है कुतुबन की, अखरावट है जायसी की, मधुमालती मंजन की। अब इसमें तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि बताने को कुछ है नहीं। और दामोदर की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। स्वयंभू की रचना है पयमचर्यु, पुष्पदंत की है महापुराण, अब्दुल रहमान की है संदेश शासक, सबरपा की है चर्यापद, राउल बेल है रोड कवि की। अब इसमें तो देखिए कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो कम से कम। और देखिए, हे भगवान, ये कितनी बार रिपीट होगा। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, हो गया ना। और अभिव्यंजनावाद क्रौचे का। देखिए कैसे ज़बरदस्त कंफ्यूज किया है ना इसने। देखिए अब जल्दी जल्दी में अभिव्यक्तिवाद और अभिनव, और अभिनव से मैंने बताया था कि अभी को मिला लीजिए। अब अभिव्यंजनावाद आते ही है ना, जल्दबाजी में से लगा सकते हैं हम पेपर में, है ना, लेकिन लगाना नहीं है भैया। अभिव्यंजनावाद क्रौचे का है। जब व्यंजना की बात होती है ना, व्यंग की, तो व्यंग क्या करता है, मतलब आप लोग हंसोगे ना, बोलोगे पता नहीं कैसे कैसे मैडम बैठा। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, क्योंकि है ना इतना टाइम नहीं होता मेरे पास मैं कि पेपर में वापस से फिर मैं रिपीट करूँ, तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। अभी व्यंजना सोचते हैं ना, व्यंग है ना, व्यंजना होती है ना, अभिधा व्यंजना, और वो सब सारी अभी पढ़ा था हमने देव कवि की उक्ति। व्यंजना जब कोई व्यंग करता है ना हमारे ऊपर, तो बहुत कचोटता है, क्रोचता है। क्रोच, वैसे तो क्रोच एक पक्षी होता है, लेकिन मैंने ये ऐसे याद कर रखा है कि जब कोई घर में उल्टी सीधी बात कर देता है ना, हमसे व्यंजना शैली में बात करता है, तो फिर वो बहुत क्रोचती है बात। तो ऐसे इसको याद कर रखा है, इसीलिए मुझे याद है कि अभिव्यंजना बाद क्रौचे का है। जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब तो देखिए इनके अर्थ इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि एक समय में, यानी अब तो जैसे पढ़ते पढ़ते क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभ्यास में आ जाती है। अब तो अभिव्यंजना सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। लेकिन ये बात उस दौर की है जब मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, तो तब ऐसे याद कर रखे थे, क्योंकि तब नहीं पता था कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत भी होगा, उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें तब नहीं पता थी। तो तब ऐसे ही रट रखे थे, है ना। जो चीज़ याद हो जाती थी बहुत अच्छी बात है, नहीं होती थी वो मैं रट डालती थी, बस ऐसे ही लगा लेती थी। बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें 50 प्रश्न और भी करने हैं ना। प्रतीक, ओहो भाई कितनी बार रिपीट होंगे। प्रतीक अज्ञे का है विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी का है, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है, चांद पत्रिका है महादेवी वर्मा की, और प्रेमचंद पत्रिका है किस, प्रेमचंद की पत्रिका कौन सी है, हंस। तो कुल मिला के 50 प्रश्न हमारे हो गए। अब जल्दी से 50 प्रश्न और देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि डेली हम 70 प्रश्न करते हैं और आज हमें 100 प्रश्न करते हैं। कल से इसका भी कुछ अलग देखेंगे। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दुहा, दोहा या दुहा भी कहते हैं। आगरा की बोली है ब्रिज,
पंडिय सल संत बखानिए देहि बुद्ध बसंत न जानिए, शबरपा की पंक्तियां हैं शबरपा की, और बार बार पूछी जा रही हैं, अब की बार भी पूछी गई है 2019 वाले में, सुमेलित करने वाले में। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं योगेंद्र, इनका नाम जो इंदु भी लिखा रहता है। गोरखवाणी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। थोड़े नए प्रश्न हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? परमाल रासों का। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, है ना, तो अमीर खुसरो जी की रचना है ये। अष्टछाप के सकारे, ये खड़ी बोली का शब्द है ना, सकारे आना, है ना, आज नहीं दे रहे पैसे, सकारे आना। तो अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, यानी इसमें जो है उनमें से कुंभन दास हैं। हेरी माँ तो दर्द दीवानी म्हारा दर्द न जानिया कोई, मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, दिल के बड़ी करीब है ना। जो दर्द होता है वो बस अपना अपन ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। मांग के खेवो मसीत के सोएबो, लेबे को एक न देवे को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो कवितावली से इसका संबंध है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। ये देखिए, ये हमने पहले नहीं पढ़े हैं ना, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? तो नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। बाकी काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी तीनों ही प्रताप शाही की रचनाएं हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसके हैं लाल कवि। देखिए, छत्रसाल के ऊपर दोनों ने ही लिखा है, भूषण ने भी लिखा है। तो शिवाजी का और छत्रसाल का दोनों के विषय में भूषण ने ग्रंथ लिखे हैं। तो इनका है छत्रसाल दशक करके, और यह है छत्र प्रकाश। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाल कवि ने छत्र प्रकाश ग्रंथ लिखा है। प्रकाश कैसा होता है? लाल रंग का होता है ना, सूरज का प्रकाश, तो ये वही है लाल कवि। नीतिकार कवि कौन सा नहीं है? तो रहीमदास ने नीति के दोहे लिखे हैं। गिरिधर की तो कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, और दीनदयाल गिरी इन्होंने भी लिखा है नीति के संबंध में, लेकिन गिरधर दास ने नहीं लिखा है। तो गिरधर कवि राय और गिरधर दास में कंफ्यूज नहीं होना है। गिरधर कवि राय की पंक्ति मैंने आपको शायद कविता क्या है निबंध में भी शायद सुनाई थी पढ़ के, कि कह गिरधर कवि राय जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार विरला कोई साई। तो ये गिरधर कवि राय ने लिखा है। तो यानी कि ये तीनों हैं। देखिए, जो गिरधर कवि राय की पढ़ी हुई हैं, रहीमदास ने तो लिखे ही है नीति के दोहे। अब जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास के विषय में हो सकता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास पतली सी पुस्तक जो चैनल पे उपलब्ध है, आपने पढ़ी है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ आप नहीं होंगे। ये वो चीज़ें जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। कितनी भी अच्छी कोचिंग संस्था के आप नोट्स पढ़ लीजिए, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें का ज्ञान जो होता है वो आता है पुस्तक पढ़ने से। किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? मैंने आपको भी बताया, लल्लू लाल और सदल मिश्र। सदल मिश्र की तो नासिकेतोपाख्यान है, और लल्लू लाल की है प्रेम सागर। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? 1936 में यह निकला था। आगे देखते हैं। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है, किसकी उक्ति है? तो ये ठाकुर की उक्तियां हैं। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है, ढेल सो बनाए मेलत सभा माए। तो ये सारी पंक्तियां आपको, जो छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो चैनल पे उपलब्ध है, वो पढ़ लीजिएगा आप। सब कुछ उसी में मिल जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो उससे बाहर आया हो। जिन लोगों ने पढ़ ली हो तो प्लीज़ वो मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा प्रश्न उस पुस्तक से बाहर आया, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि कोई बाहर से आया। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो हम सभी जानते हैं कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का है गो जो हिंदी भाख्यो। ये नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, है ना। तो एक और है उनकी, दोनों ही हैं, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, और एक इंद्रावती या ऐसे करके है, एकदम से भी नहीं आ रही है जुबान पर। तो ये नूर मोहम्मद की है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है? तो नाभादास जी ने ये कहा है कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो नाभादास जी की पंक्तियां हैं। नाभादास जी कृष्ण राम भक्त शाखा के ही कवि हैं। किसका समय सबसे पहले आता है इन चारों में? कबीर, धर्मदास, दादू। तो इनमें रैदास का समय सबसे पहले आता है। किसका समय सबसे बाद आता है? केशव, रहीम, घनानंद और पद्माकर। तो पद्माकर थोड़े नए से लगते हैं, तो पद्माकर कई समय बाद में आता है। 1753 से 1833 इनका समय है। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हम पढ़ चुके हैं। अंधेर नगरी
भारत दुर्दशा दोनों हमारे सिलेबस में है, तो ये तो है ही है। भारत जननी भी है, भारत सौभाग्य नहीं है। कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? तो नागरिक प्रचारणी जो थी ये त्रैमासिक पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका नहीं थी। बालाबोधनी भारतेंदु जी की, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिकाएं थी, जो कि मासिक पत्रिकाएं थी। कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रगदू, रेहन पर रगदू ये इनका है, काशीनाथ सिंह जी का है। ग्लोबल गांव के देवता और चाक, इसके विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई चीज़ उलझ रही है, यानी तो वो तो आपस में मिल रही है। टूटत कुटुम असंगति है ना, ये कुछ शब्दों का सही मेल नहीं। जुरत चतुर चितप्रीत, और जब तो जो कोई कुटुंब टूट रहा है तो लोगों की, मतलब ये सब कुछ असंगति का उदाहरण है। आगे देखते हैं। ये बिहारी जी का है। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचनाकार हैं अनामिका जी हैं, कल ही इसको पढ़ा था। कथा सतीसर की लेखिका हैं चंद्रकांता जी। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? लोल्लट शंकुक, नायक और अभिनव गुप्त। समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर दास समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैनसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो यह है जॉक देरिदा की। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। और इसी के विपरीत अर्थ में एक कथन दिया है, नगेंद्र ने भी कुछ कहा है, जो कि पिछली परीक्षा में पूछा हुआ था। इन सबको देखेंगे हम काव्य शास्त्र का इतिहास जब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत। साधारणीकरण आलंबन धर्म तत्व का होता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। सुवरदान के लेखक है रूप नारायण सोनकर। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की है। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना? तो यह आत्मकथा है। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो सुचरिता का संबंध बाणभट्ट की आत्मकथा से है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, ये भी हम यहाँ नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है। तो हमारा आगे का प्रश्न होने वाला है काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है हम विश्वाई जन्म के। और देखिए थोड़ा सा अलग हो जाए, एक कंठ विश्वाई ये आ जाए तो दुष्यंत कुमार करना है, और हम विश्वाई जन्म के तो रामकृष्ण शर्मा नवीन करना है। इसमें दुष्यंत कुमार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में दुष्यंत कुमार हो जाए तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक, अभी पढ़ा था हमने। माखन लाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगिणी और हिमकिरीटिनी। सोहन लाल द्विवेदी की है भैरवी। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। साहित्यकार को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा अंबिका दत्त व्यास की है पीयूष प्रभा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कादम्बिनी और बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। और ब्राह्मण पत्रिका है प्रताप मिश्र जी की, है ना, प्रताप नारायण मिश्र जी की। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। राही मासूम रजा का है कटरा बी आरजू। और शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी। ये सारे उपन्यास मेरे पढ़ने की मन में है ना, पढ़ने का ज़्यादा शौक है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि इन उपन्यासों को पढ़ूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन देखिए आपका बंटी उपन्यास को हजारों लोगों ने देखा, लेकिन कष्ट इस बात का है कि कोई भी इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिखता। यानी आप पूरा उपन्यास पढ़ रहे हो, आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कोई भी कृति पढ़ के आपके अंदर कोई भावी जागृत नहीं होते कि आप उससे संबंधित 2 शब्द कमेंट बॉक्स में करें, लिखे। पता है होता क्या है, यूट्यूब पे पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपस में संवाद नहीं हो पाता। जैसे क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, कुछ हमने इधर से बताया, फिर उधर से उससे संबंधित विचार आते हैं, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। लेकिन YouTube पे क्या पढ़ाते तो हैं, मैं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, बस पता ही नहीं चलता कि आप उस रचना से संबंधित क्या सोच रहे हैं, क्या भाव ग्रहण करें। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रत्येक रचना के समक्ष में जो उन्होंने सीखा, जो उन्हें समझ में आया, उससे संबंधित उसमें कमेंट लिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे वास्तव में किसी को फ़र्क पड़ रहा है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं
जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो आपका बंटी उपन्यास पढ़ रहे थे, धीरज करके नाम है, उनका भी बहुत अच्छे से कमेंट आया, तो बड़ा मन को सुकून मिलता है कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी का तो काम आसान हो रहा है। क्योंकि सभी लोग किताबें खरीद सकें, नेट के सिलेबस में इतनी किताबें लगी हुई हैं कि इतनी सारी किताबें खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। उपन्यास ही उपन्यास आपके हज़ारों रुपए के आएंगे। तो एक ये मेरा प्रयास था कि मैं एक ऐसा चैनल क्रिएट करूँ नेट का, हिंदी के लिए नेट का या असिस्टेंट, मतलब कुल मिला के हिंदी साहित्य का एक ऐसा चैनल मैं बनाऊं जहाँ पे पढ़ने के बाद इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। तो मैं अपने काम में निरंतर लगी हुई हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। रस में मानसा है रामचंद्र शुक्ल का नाथ संप्रदाय नामक ग्रंथ है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा का। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है। इसमें से केवल ये डी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं नंद दुलारी वाजपेयी, बाकी तीनों रिपीट हो चुके हैं। गोबर पात्र है गोदान का। भुवन पात्र है नदी के द्वीप का। महामाया पात्र है वाण भट्ट की आत्मकथा का। और कुमारगिरी पात्र है चित्रलेखा पात्र का उपन्यास का, भगवती चरण वर्मा का जो है। प्रियमवद पात्र है आसाध्य बीणा का, हम पढ़ चुके हैं। कमला पात्र है प्रलय की छाया का। औशनीरी पात्र है उर्वशी का। और नचिकेता पात्र है आत्मजयी का। अंधायुग के पात्र तो वो ही हैं युयुत्सा, अश्वत्थामा, गांधारी, सारे महाभारत वाले। अभिव्यंजनावाद किसका है? आई गए। अभिव्यंजनावाद है क्रौचे का। अभिजात्यवाद है टी.एस. इलियट का। अस्तित्ववाद है सात्र का। और विखंडनवाद है जॉक देरिद्रा का। आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ठेस। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन, जो बार बार पूछी जा रही है। उषा प्रियमवदा की है वापसी। यशपाल की है पर्दा। और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और इसमें से 2 कहानी तो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है, हम पढ़ चुके हैं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हम पढ़ चुके हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है, हम पढ़ चुके हैं। लोभ और प्रीति शुक्ल जी का है, जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन हम जल्दी ही पढ़ने वाले हैं। और कुबेरनाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, वो भी हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, प्रेमचंद ने कहा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में कहा गया है। करुणा सैंत का सौदा नहीं, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में से कहा गया है, करुणा वाले में। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किसने कहा है? अरे भाई देखिए, मैं ठीक है, ये प्रेमचंद जी ने कहा है। अधिकार सुख कितने, ये जयशंकर प्रसाद का। करुणा सैंत का सौदा नहीं, शुक्ल जी ने कहा है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, अच्छा, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसी के साथ हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं। बहुत ज़्यादा समय मैंने आपका नहीं लिया है ना, लगभग 35 मिनट के अंतर्गत हमने यह कर लिए हैं। तो देखिए आपके इसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो वो कंजूसी करना छोड़िए और जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल 2013 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक देखिए, अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो पीछे के प्रश्न पत्र हल करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी से हम हमारे सभी पुराने पेपर कंप्लीट कर लेंगे। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।